संघ द्वारा जारी देशभक्ति के शोर के बीच हमें ये खुद से सवाल करना चाहिए कि देश क्या है और देशभक्ति किसे कहते हैं। देश कोई कागज पर बना नक्शा नहीं होता, ये बनता है वहाँ के लोगों से, वहाँ की जनता से। और देशभक्ति का असली मायना है जनता से प्यार, इनके दुख तकलीफ से वास्ता और इनके संघर्ष में साथ देना। देशभक्ति की बात करते हुए अगर इन देश की आज़ादी की लड़ाई पर नज़र डाली जाए तो आज भी हमारे जहन में जो नाम आते हैं वे हैं शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और भी बहुत से हैं। देशभक्ति के लिए देश के अर्थ को समझना बेहद ज़रूरी है और ये भी जानना ज़रूरी है कि देश के लिए कुर्बान होने वाले इन शहीदों ने किसके लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। आज ये एक आम आदमी भी समझ सकता है कि देश कागज पर बना महज एक नक्शा नहीं होता है, ना ही केवल जमीन का एक टुकड़ा होता है। क्या इस जनता के दुख तकलीफ में शामिल हुए बिना, उनके संघर्ष में भागीदारी किए बिना क्या कोई देशभक्त कहला सकता है? भगत सिंह जी के लिए क्रांति और संघर्ष का मतलब क्या था? वो किस तरह की समाज के लिए लड़ रहे थे? 6 जून 1929 को दिल्ली के सेशन जज की अदालत में दिए गए भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त के बयान से ये स्पष्ट होता है। क्रांति से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। समाज का प्रमुख अंग होते हुए भी आज मजदूर जो उनके प्राथमिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है और उनकी गाड़ी कमाई का सारा धन शोषक पूंजीवादी हड़प रहे हैं। दूसरों के अन्नदाता किसान आज अपने परिवार सहित दाने दाने के लिए मोहताज हैं। दुनिया भर के बाजारों को कपड़ा मुहैया कराने वाला बुनकर अपने तथा अपने बच्चों के तन ढकने भर को भी कपड़ा नहीं पा रहा है। सुंदर महलों का निर्माण करने वाले राजगीर, लोहार और बढ़ई स्वयं गंदे बाड़ों में रहकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। इसके विपरीत समाज के जोंक शोषक पूंजीवादी जरा जरा सी बातों के लिए लाखों का वारा न्यारा कर देते हैं। ये भयानक असमानता और जबरदस्ती लादा गया भेदभाव दुनिया को एक बहुत बड़ी उथल पुथल की तरफ ले जा रहा है। ये स्थिति बहुत ही दिनों तक कायम नहीं रह सकती। स्पष्ट है कि आज का धनिक समाज एक भयानक ज्वालामुखी के मुख पर बैठकर रंगरेलियां मना रहा है और करोड़ों शोषित लोग एक भयानक खड्ड की कगार पर चल रहे हैं। भगत सिंह जी के लिए जहां देशभक्ति का मतलब था जनता के लिए शोषण मुक्त समाज बनाने का संकल्प, आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों की शहादत एक ऐसे मुल्क के सपने के लिए थी जो बराबरी, समानता और शोषण से मुक्त हो, जहां नेता और पूंजीवादी घपलों घोटालों से देश की जनता को ना लूटें। आज बात बात पर देशभक्ति का प्रमाण बांटने वाले ये संघ भाजपा वाले गिरोह की असलियत जानने के लिए हमें एक बार स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी करतूतों के इतिहास पर नजर डाल लेनी चाहिए। 1925 में विजयदशमी में अपनी स्थापना से लेकर 1947 तक संघ ने अंग्रेजों के खिलाफ चूं तक नहीं की। जब अंग्रेजों के खिलाफ देश की जनता लड़ रही थी तब संघी लोगों को लाठियां बांधना सिखा रहे थे, और वो भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही देश भाइयों के खिलाफ। आरएसएस के संस्थापक सरसंचालक केशव बलिराम हेगड़ेवार और दूसरे सरसंचालक गोलवलकर और हिंदुत्व के प्रचारक सावरकर ने आज़ादी की लड़ाई से लगातार अपने को दूर रखा। यही नहीं, जब भगत सिंह जी और उनके साथी अंग्रेज सरकार से ये मांग रहे थे कि उन्हें फांसी नहीं बल्कि गोली से उड़ा दिया जाए, तब सावरकर अंग्रेजी हुकूमत को माफीनामे पर माफीनामे लिख रहे थे। जब देश में लाखों लोगों की चेतना में आज़ादी की लड़ाई में शरीक होने का विचार सबसे प्रमुख था, उस समय आरएसएस ने ना तो स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की और ना ही भागीदारी करने की चाहत रखने वालों को प्रोत्साहित किया। संघ से लंबे समय के कार्यकर्ता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी तो गोरी हुकूमत का विरोध करने वालों की मुखबिरी में शामिल थे। सोचने वाली बात यह है कि आज न लोगों को देशभक्ति की प्रमाण पत्र बांटने का ठेका किसने दे दिया। आरएसएस की आज़ादी के संघर्ष से विश्वासघात को समझने के लिए हम एक बार उसी के नेताओं के लेखन और भाषणों को देखेंगे। असहयोग आंदोलन भारत की आज़ादी में एक बड़ा आंदोलन था जिसने एक बार देश की जनता की आज़ादी की चाह को अभिव्यक्ति दी, लेकिन गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले गोलवलकर इस संघर्ष में शामिल नौजवानों के पक्ष की जगह कानून और व्यवस्था की चिंता जाहिर करते हैं, जैसे कोई अंग्रेज अधिकारी या फिर शासक की चिंता हो। वो कहते हैं कि संघर्ष के बुरे परिणाम हुआ ही करते हैं। 1920-21 के आंदोलन के बाद लड़कों ने उद्दंड होना प्रारंभ किया। ये नेताओं पर कीचड़ उछालने का प्रयास नहीं है, परंतु संघर्ष के बाद उत्पन्न होने वाली अनिवार्य परिणाम है। बात इतनी ही है कि उन परिणामों को काबू में रखने के लिए हम ठीक व्यवस्था नहीं कर पाए। सन 1942 के बाद तो कानून का विचार करने की आवश्यकता ही नहीं, ऐसा प्राय लोग सोचने लगे। गोलवलकर के अनुसार संघर्ष के परिणाम बुरे ही होते हैं, तो क्या भारतीय जनता आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं करती? अपने ऊपर जुल्म ढाने वाले कानूनों के प्रति भारतीय नौजवान चुप बैठते, उसका सम्मान करते। अंग्रेजों के कानून और व्यवस्था की चिंता करने वाले गोलवलकर कम से कम अपनी राय तो रखते। गोलवलकर संघ के स्वतंत्रता आंदोलन से अलग ही रहने की नीति पर मुस्तैदी से अमल किए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी उन्होंने यही रुख अपनाया।
1942 में भी अनेकों के मन में तीव्र आंदोलन था। उस समय भी संघ का नित्य कार्य चलता रहा। प्रत्यक्ष रूप से संघ ने कुछ न करने का संकल्प किया, परंतु संघ के स्वयंसेवकों के मन में उथल पुथल चल ही रही थी। संघ ये अकर्मण्य लोगों की संस्था है, इनकी बातों में कुछ अर्थ नहीं है। ऐसा केवल बाहर के लोगों ने ही नहीं, कई अपने स्वयं सेवकों ने भी कहा। वे बड़े रुष्ट भी हुए। 1942 के आंदोलन के समय गोलवलकर संघ संचालक थे। जब देश की जनता का देश प्रेम, आजादी के संघर्ष में अपना सब कुछ बलिदान करने की तीव्र इच्छा रख रहे थे, लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो संघ ने क्या किया? संघ ने कुछ न करने का संकल्प लिया, क्योंकि अंग्रेज भक्ति ही उनकी देशभक्ति थी। 9 मार्च 1960 को इंदौर, मध्य प्रदेश में आरएसएस के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए गोलवलकर ने कहा, नित्य कर्म में सदैव संलग्न रहने की विचार की आवश्यकता का और भी एक कारण है। समय समय पर देश में उत्पन्न परिस्थितियों के कारण मन में बहुत उथल पुथल होती ही रहती है। सन 1942 में ऐसी उथल पुथल हुई थी। उसके पहले सन 1930-31 में भी आंदोलन हुआ था। उस समय कई लोग डॉक्टर जी के पास गए थे। इस शिष्टमंडल ने डॉक्टर जी से अनुरोध किया, यानी हेगड़ेवार से, कि इस आंदोलन से स्वतंत्र मिल जाएगा और संघ को पीछे नहीं रहना चाहिए। उस समय एक सज्जन ने जब डॉक्टर जी से कहा कि जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो डॉक्टर जी ने कहा, जरूर जाओ, लेकिन पीछे आपके परिवार को कौन चलाएगा? उस सज्जन ने बताया, 2 साल तक केवल परिवार चलाने के लिए ही नहीं, तो आवश्यकता अनुसार जुर्माना भरने की भी पर्याप्त व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। तो डॉक्टर जी ने कहा, यानी हेगड़ेवार ने, कि आपने पूरी व्यवस्था कर रखी है, तो आप 2 साल के लिए संघ का ही कार्य करने के लिए निकलो। घर जाने के बाद वो सज्जन ना जेल गए और न संघ का कार्य करने के लिए बाहर निकले। दरअसल आरएसएस के संस्थापक हेगड़ेवार, गोलवलकर या हिंदुत्व के प्रचारक, इस गुरु का कोई भी नेता हो, उसने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में एक और तो खुद भाग नहीं लिया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आम भारतीय को भी, जो इनके संपर्क में था, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल ना हो। हेगड़ेवार ने एक बार संघ की तरफ से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से नमक सत्याग्रह में भाग लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने आजादी के लिए चल रहे किसी संघर्ष में भाग नहीं लिया। गोलवलकर अंग्रेजी शासकों को विजेता मानते थे और उनकी नज़र में विजेताओं का विरोध ना करके उनके साथ अपनापन रखना चाहिए। वे लिखते हैं कि एक बार एक प्रतिष्ठित वृद्ध सज्जन अपनी शाखा में आए। वो संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक नूतन संदेश लाए थे। उनको शाखा के स्वयंसेवकों के सम्मुख बोलने का अवसर दिया गया, तो अत्यंत ओजस्वी स्वर में वे बोले, अब तो केवल एक काम करो, अंग्रेजों को पकड़ो और मार मार कर निकाल कर बाहर करो, इसके पश्चात फिर देखा जाएगा। इतना ही कहकर बैठ गए। इस विचारधारा के पीछे राज्य सत्ता के प्रति द्वेष और क्षोभ की भावना एवं द्वेष मूलक प्रतीकात्मक प्रवृत्ति। आज की राजनीतिक भाव विभिन्नता का यही दुर्गुण है कि उसका आधार है प्रतिक्रिया, द्वेष तथा क्षोभ और अपनापन छोड़कर विजेताओं का विरोध। गोलवलकर की नज़र में, जो कि आरएसएस के दार्शनिक गुरु की तरह माने जाते हैं, ब्रिटिश हुकूमत के लिए भारतीय जनता के मन में द्वेष रखना ठीक नहीं है। ये सज्जन ना ही उनका विरोध करने को कहते हैं, तो क्या अपने ऊपर जोर जुल्म करने वाली अंग्रेजी सत्ता से भारत की जनता प्यार करती, उन्हें गले लगाती? आज़ादी के संघर्ष के दौरान जब आरएसएस ने लगातार लोगों को आज़ादी की लड़ाई से दूर रखने और खुद संघर्ष में भाग न लेने का फैसला लिया, उसी समय शहीद भगत सिंह जी और उनके साथी देश के नौजवानों से आज़ादी के लिए अलग जगाने और क्रांति का संदेश देश के कोने तक पहुंचाने की अपील कर रहे थे। हिंदुत्व के प्रचारक और आरएसएस के करीबी संघ भाजपा गिरोह के पूज्य सावरकर अंग्रेजों से माफीनामे पर माफीनामे लिख रहे थे। भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त ने जेल से देश के नौजवानों के नाम ये संदेश भेजा, जो 19 अक्टूबर 1929 को पंजाब छात्र संघ के दूसरे अधिवेशन में पढ़कर सुनाया गया, जिसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे थे। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि नौजवानों को क्रांति का ये संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों और गांव की जर्जर झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलग जगानी है, जिससे आज़ादी आएगी, तब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। आज यही संघ गुरु एक तरफ तो लोगों को देश प्रेम का प्रमाण पत्र दे रहा है और दूसरी तरफ देश के सच्चे शहीदों के विचारों को जनता से दूर रखने की कोशिश कर रहा है और खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बता रहा है। देश की आम जनता इतनी मूर्ख नहीं है। इस संघ द्वारा बोले जाने वाले इस झूठ पर कभी भी यकीन नहीं करना।